कि अगर आपको लोगों को पैसे देना है तो आप खाली गड्ढा खुदवाइए और उसे भरवाइए, इससे इकोनॉमी जनरेट होती है। उसने कुछ काम किया है, आप फ्री में देंगे तो लोगों को फ्री में खाने की आदत होगी, तो ये मत कीजिए। लाडली बहना जैसी स्कीम ले आएँ और उसके अलावा जनता से वोट लेते रहें और किसी को इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं ईमानदारी से बताऊं, जिन लाडली बहनाओं की बात हो रही है उनका भी आर्थिक तौर पे कोई विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 1000 रुपये उन्हें फ्री के मिल रहे हैं। उससे अच्छा अगर उन्हें 1000 रुपये की सिलाई मशीन दे दी जाती तो कम से कम वो किसी रोजगार का सृजन कर पाते। क्या डिमांड है आपकी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पटवारी में ये जो भर्तियाँ हुई है इसको रद्द किया जाए, री एग्ज़ाम किया जाए 6 महीने के भीतर। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि जितनी ये जो पुलिस भर्तियां हैं इसमें 70, 80, 90% का जो वो है सैलरी, वो अन्य प्रदेशों की तरह एक बार में 100 क्यों नहीं दी जाती? ऐसा क्यों करते हैं कि पहले साल 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 देते हैं? अन्य स्टेट में तो ऐसा कहीं नहीं होता। केवल मध्य प्रदेश एक अनोखा स्टेट है जहाँ की सैलरी ऑलरेडी कम है, उसमें भी 70, 80, 90% के तौर पर देते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया, क्या तुक है, कोई समझ में नहीं आता। और उसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम है जैसे कि PSC है, अब उसमें पद निकाले मात्र 100, कम से कम 500 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, तब जाके तो बच्चे कुछ एग्ज़ाम में कंपटीशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार के और आने वाले जो वैकेंसीज़ हैं, सरकार ने MPSI की वैकेंसी पिछले 6 सालों से नहीं निकाली है। हर साल केवल खबर आती कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आई नहीं रही है। तो बच्चे जो SI की तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में लाखों बच्चे SI की तैयारी के लिए वेट कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा? अगली कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी? व्यापम का टाइम टेबल कब आएगा? कब जाके एग्जाम टाइम टेबल पे होगा? सरकार टाइम पे वैकेंसी नहीं निकालती, इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है, सरकार की गलती है? सीधी सी बात है, सरकार की गलती है। हम तो प्रशासन का अंग है नहीं जो हम भर्ती निकालेंगे। जो प्रशासन में ऑलरेडी है भर्ती तो वही निकालेगा। भर्ती निकालने के लिए सरकार के तुक क्या होते हैं कि अभी विभाग से डिटेल नहीं आई है, तो विभाग से डिटेल कौन विद्यार्थी निकालेंगे? क्या आपको मांगना पड़ेगा? सरकार बनाने के लिए आपके 3 महीने में चुनाव हो जाते हैं, मंत्रिमंडल गठित हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय नहीं है। ना एग्ज़ाम होते हैं, ना भर्तियां होती हैं। भर्ती होती है तो फर्जीवाड़े में हो जाती हैं सारी भर्तियां। आपने टॉपर के वीडियो देखे होंगे, 10th में जिनके 33% है वो MP के टॉपर हैं। तो किस प्रकार से टॉपर हैं भैया? MP के बाकी विद्यार्थी का बेवकूफ़ हैं जिन्होंने 90% ला रखे हैं, जिनका MP पूरा कवर है। तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले एक सीखो कमाओ योजना लाई थी, उसके द्वारा लाखों बच्चों के फॉर्म भरवाए गए। उस योजना का क्या हुआ, आपको कुछ आइडिया है? देखिए, उस योजना का सीधा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक भी युवा जो आपको दिख रहा है, ये अगर अपने शहर से बाहर आकर भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में पढ़ रहा है तो महीने के 8 से 10 हज़ार वो अपने खर्चे लगा रहा है। अब आप क्या सोचते हैं, सीखो कमाओ योजना में वो बच्चा 6,000 रुपये लेके काम करेगा? 8,000 रुपये जो अपनी पढ़ाई में हर महीने लगा रहा है, वो 6,000 रुपये लेके काम करेगा क्या? 6,000 के लिए उसके माँ बाप ने उसे भोपाल इंदौर भेजा था? तो ये तो बहुत तक इस योजना से किसी व्यक्ति को रोजगार मिला? देखिए, रोजगार तो मिल रहे हैं लेकिन वो किसी काम का रोजगार नहीं है, केवल कागजों में रोजगार है और वो रोजगार किसी विद्यार्थी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाने वाला। अगर आपको वास्तविक परिवर्तन लाना है तो भर्तियों में सुधार कीजिए, रेगुलर भर्तियों को कंपलसरी कीजिए कि इस साल इतनी वैकेंसी आएगी और बिना किसी घोटाले के आएगी, और घोटाला होता है तो 6 महीने के भीतर दूसरी भर्ती कर रही है। आप युवाओं के पास मौका था सरकार बदलने का, आप युवा ही धर्म के नाम पे एक ऐसी सरकार का चयन कर लेते हैं जो रोजगार पे बात नहीं करती, केवल और केवल धर्म पे बात करती है, मंदिर पे बात करती है। आप युवाओं ने सत्ता में परिवर्तन क्यों नहीं किया? देखिए, सरकार या सत्ता में परिवर्तन करना किसी एक वर्ग का काम नहीं है। केवल युवा, केवल किसान, केवल महिलाएं, किसी एक वर्ग से सरकार का चुनाव नहीं होता। सरकार का चुनाव समाज के सभी वर्गों से मिलकर होता है। जब सभी वर्गों से मिलकर होता है तो सभी को बराबर योगदान देना चाहिए। आ रही बात समझ? तो युवा अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते। युवा जो कर सकते हैं वो अपनी कोशिश रख रहे हैं, अपनी मांग मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आप हमारे एग्ज़ाम रेगुलर करवा दीजिए, भर्तियाँ रेगुलर करवाइए, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चीज़। लोकसभा चुनाव में युवा किसके साथ जाएगा, राहुल गांधी के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ? देखिए, ये प्रश्न डायरेक्ट जवाब देने वाला नहीं है कि हम आपको किसकी वोट देंगे, क्योंकि जनता ये सीधे जानती है। और जनता के माध्यम से अगर हम युवा की बात करें तो युवा वोट उन्हीं को देंगे जो उनकी बातों को आगे रखेगा, जो रोजगार की बात करेगा और ईमानदारी से रोजगार प्रोवाइड करेगा जनता को। वही युवा जो है अगले चुनावों में और आगामी और चुनावों में उसी हिसाब से सरकार का चुनाव करेंगे। सीधी सी बात। राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? देखिए, राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेता के तौर पर उनकी छवि जो है उतनी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी। उसके कई सारे कारण हैं।
क्योंकि उन पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव है अपनी पार्टी का, और भी कई लोगों की आकांक्षाएं हैं। जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं है जितना बीजेपी के पास संघ जैसा एक समूह है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस के नेता स्वयं में ही संगठन छोड़ने की ओर है, जबकि बीजेपी एक बहुत ही पावरफुल पार्टी बनती जा रही है रूस और चीन के तरह से। तो ये एक पार्टी परिप्रेक्ष्य है, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी पढ़ते हो। जब किसी देश में पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत होती है तो वहाँ पर न्यायपालिका और अन्य जो संस्थाएं हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहने का मतलब है कि एक समय के बाद सरकार में तानाशाही आ सकती है। बिल्कुल आती है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा पावर इंसान में या व्यक्ति में या सरकार में तानाशाही का रूप ले लेता है। सरकार अभी तानाशाह है या नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनको बहुमत मिलता है तो वो तानाशाह होंगी। और तानाशाह होने का मतलब ये होगा कि आप रोजगार की बात ही ना करें, जनता के हितों के मुद्दों की बात ना करें, लाडली बहना जैसी स्कीम ले आएँ और उसके अलावा जनता से वोट लेते रहें, और किसी को इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं ईमानदारी से बताऊं, जिन लाडली बहनाओं की बात हो रही है उनका भी आर्थिक तौर पे कोई विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 1000 रुपये उन्हें फ्री के मिल रहे हैं। उससे अच्छा अगर उन्हें 1000 रुपये की सिलाई मशीन दे दी जाती तो कम से कम वो किसी रोजगार का सृजन कर पाती। सीधी बात है कि रोजगार प्रोवाइड कीजिए, फ्री का मुफ्त की इकॉनमी मत दीजिए। जैसे कि एक इकॉनमी में कथन भी है कि अगर आपको लोगों को पैसे देना है तो आप खाली गड्ढा खुदवाइए और उसे भरवाइए, इससे इकॉनमी जनरेट होती है, उसने कुछ काम किया है। आप फ्री में देंगे तो लोगों को फ्री में खाने की आदत होगी, तो ये मत कीजिए। तो इकॉनमी को फॉलो कीजिए, इकॉनमी और देश की इकॉनमी को भी बढ़ाइए। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था का स्तर कितना नीचे है। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति कम से कम 10,000 रुपये का कर्ज है। आज जो बच्चा पैदा होगा उस पर भी 10,000 रुपये से ऊपर का कर्ज है। इस पर सरकार क्या कर रही है? और इस पर काम करेंगे युवाओं को रोजगार तो दीजिए। रोजगार देंगे जभी तो युवा कुछ काम कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में भर्तियां बढ़ाएं। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के बच्चों का कम सिलेक्शन होने का कारण ही ये है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा डाउन है जिससे मध्य प्रदेश का जो बच्चा है वो यूपीएससी में चयन ही नहीं ले पाता। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के चयन के कारण भी ये है। हिंदी मीडियम हमारी कमजोरी नहीं है, मध्य प्रदेश के बच्चों की कमजोरी है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और जो कि जिसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार चाहे तो इस सिस्टम को बहुत आसानी से सुधार सकती है और शिक्षा में मध्य प्रदेश को आगे ले जा सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती।